हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर ट्रिक्स एकेडमी में। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th के साइंस का 3rd चैप्टर, जिसका शीर्षक है परमाणु और अणु। तो ये वीडियो हिंदी माध्यम में होगा, बहुत ही बेहतरीन वीडियो होगा। आपको बहुत ही सरल भाषा में सारी चीज़ें समझाई जाएंगी पाठ को। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए। आपको हिंदी माध्यम के सभी वीडियोज़ यहाँ फ्री में उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि परमाणु क्या होता है और अणु क्या होता है। तो देखिए, परमाणु का अगर जो आप संधि विच्छेद करते हैं तो इसका होता है परम धन अणु, अर्थात परम का अर्थ यहाँ हो गया सबसे छोटा और अणु का परम का अर्थ होता है सबसे और अणु का अर्थ होता है छोटा। सबसे छोटा किसी भी तत्व का सबसे छोटा कण परमाणु कहलाता है, जिसको और छोटे भाग में विभाजित नहीं किया जा सकता। उसको क्या बोलते हैं? उसको परमाणु बोलते हैं। आप इस तरह से परिभाषा लिख सकते हैं कि किसी भी तत्व का सबसे छोटा कण परमाणु कहलाता है, जिसे उससे और छोटे भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। इसे एक अविभाज्य कण बोला जाता है। तो इसको समझिए, इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी जॉन डाल्टन ने 1808 ईस्वी में। जॉन डाल्टन नाम के वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। तो आइए इसके मॉडल को थोड़ा समझते हैं और परमाणु किस तरह से होता है और इन्होंने कैसा प्रयोग किया था। तो प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए आपकी बुक में भी दिया हुआ है कि जो जॉन डाल्टन साहब थे वो 1808 में परमाणु का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। परमाणु का सिद्धांत कहने का मतलब कि परमाणु के बारे में वो सारी चीज़ें बताई थी जो आप बुक में पढ़ते हैं। तो देखिएगा, हम आप परमाणु का स्ट्रक्चर बना के आपको समझाते हैं। तो ये रहा आपके सामने परमाणु का स्ट्रक्चर। तो उन्होंने कहा कि जॉन डाल्टन ने क्या कहा कि जो परमाणु होता है उसके नाभिक में परमाणु का जो भार होता है टोटल उसके नाभिक में होता है। और उन्होंने गामा किरण का प्रयोग करते हुए एक बहुत ही पतली सोने की पन्नी टाइप के लिए और उसमें प्रयोग किया, और उन्होंने उससे गामा किरण को ऐसे ही करके गुजारा। तो जो बहुत सारी किरणें जो किनारे से गई हैं, साइड से गई हैं, वो सीधे निकल गई हैं, वो सीधे चली गई हैं। जो साइड से गई हैं वो डायरेक्ट ऐसे ही निकल गई हैं जब उन्होंने गामा किरण को निकाला। और गामा किरण का प्रयोग उन्होंने क्यों किया था इस प्रयोग में? क्योंकि गामा किरण का प्रयोग इसलिए किया था कि गामा किरण की छेदक अर्थात प्रतिच्छेदक जो क्षमता होती है, छेदने की क्षमता होती है, वो सर्वाधिक होती है किसी भी चीज़ को। इसीलिए उन्होंने गामा किरण का प्रयोग किया था। तो उन्होंने देखा कि जो साइड से जा रही है वो सीधे निकलती जा रही है। तो अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ कि जो परमाणु होता है उसके साइड में कुछ भी चीज़ें नहीं होती, वो एकदम खोखला होता है। और जो थोड़ा सा अर्थात 90% भाग जो होता है वो खोखला होता है। और जो थोड़ा सा अंदर से गई, जैसे ये किरण ये थोड़ा सा टेढ़ी हो गई, ये थोड़ा सा टेढ़ी हो गई, अर्थात उन्होंने ये कहा कि उसके केंद्र में ऐसी कोई चीज़ है जो इन किरणों को बाहर की ओर ढकेल रही है, बाहर की ओर फेंक रही है। और गामा किरण क्या होता है? गामा किरणें जो होती हैं उनमें प्लस आवेश होता है। तो उनको ये मालूम हो गया कि केंद्र में भी कोई उसी के समान का आवेश वाला कोई तत्व है, कोई कण है, कोई इससे भी छोटा पार्ट है जो इनको ढकेल रहा है। तो उन्होंने इसको क्या कहा? उन्होंने इसको केंद्रक कहा, और केंद्रक में उन्होंने बताया कि इसमें प्लस आवेश है जो प्लस को दूसरी ओर ढकेल रहा है, अपने से दूर भेज रहा है। अर्थात जब दो चीज़ें एक ही आवेश की होती हैं, एक ही तरह की आवेश की होती हैं, तो वो एक दूसरे को दूर ढकेलती हैं, दूर करती हैं। जैसे अगर जो आप एक चुंबक लीजिए और चुंबक में दोनों प्लस एक को पास लाइए, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? ढकेलेंगे। उनको आप मिला नहीं सकते हैं जल्दी से, वो एक दूसरे को दूर भेजने का प्रयास करेंगे, दूर फेंकने का प्रयास करेंगे। तो वही नियम यहाँ भी काम कर रहा है। और जो किरण, उन्होंने कहा कि जो किरण केंद्र से गई वो सीधे वापस लौट आई, जो किरण केंद्र से गई वो सीधे वापस लौट आई। तो उन्होंने कहा कि जो परमाणु का भार है वो टोटल नाभिक में है, वो पूरा भार कहाँ है? नाभिक में उपस्थित होता है। इसीलिए जो किरण एकदम बीच से हमने भेजा वो सीधे उससे टकरा के लौट आई, वो उसको पार नहीं कर पाई। तो उन्होंने क्या दिया? उन्होंने बोला कि परमाणु का पूरा भार उसके नाभिक, उसके केंद्रक में होता है। तो ये सारी चीज़ें जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं सभी आपकी बुक से ही संबंधित है, कुछ भी बाहर की चीज़ें नहीं। तो आप लोग पूरा ध्यान से देखिए, वो सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिक बनने लगेंगी। ठीक है।
तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक गलती की, जॉन डाल्टन ने एक गलती क्या की कि उन्होंने परमाणु सिद्धांत देने के बाद वो शांत हो गए, वो इसके बारे में और ज़्यादा नहीं खोज पाए। उन्होंने ये बोला कि हमने खोज कर लिया, हम वैज्ञानिक हैं, ये है वो है, लेकिन उनकी ये गलती थी। और उनके एक साथी, फिर उनके बाद एक उनके साथी आए, कौन आए, उनके साथी एक आए जे थॉमसन। तो जे थॉमसन साहब ने क्या कहा कि आपने परमाणु की खोज की है, परमाणु सिद्धांत दिया है। तो उन्होंने आके इसको जब पास से देखा और यहाँ ऊपर देखने लगे ध्यान से, तो उनको एक और मूलक मिला, एक और छोटा सा कण मिला जो इसके चारों ओर क्या कर रहा था, चारों ओर चक्कर लगा रहा था, जो इनकी कक्षा में चारों ओर चक्कर लगा रहा था। देखिए ऐसे ऐसे। तो इन्होंने कहा, जे थॉमसन साहब से इन्होंने कहा, जे थॉमसन ने इनसे जॉन डाल्टन से कहा कि ये हमको एक कण मिला है। तो उन्होंने फिर इसका नाम क्या कर दिया, जे थॉमसन ने बोला हम भी वैज्ञानिक होंगे, हमने भी एक कण की खोज कर ली है। तो उन्होंने इसको बोला इलेक्ट्रॉन। तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज कब की थी, कौन किए थे, जे थॉमसन। आप याद कर सकते हैं, जे थॉमसन ने की थी। और कब की थी, 1869 में इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी कि परमाणु के अंदर एक ऐसा उससे छोटा कण है जो इलेक्ट्रॉन है, जो उसके कक्षा में चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ये चारों ओर ऐसे ऐसे गोल गोल टाइप से घूमते रहते हैं, ठीक। और इसमें आवेश कौन सा होता है, इसमें आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन को ई से लिखा जाता है। और इसमें आवेश कौन सा होता है, इसमें आवेश होता है आपका ऋण आवेश होता है, इसके ऊपर ऋण आवेश दर्शाया जाता है, अर्थात ये ऋणात्मक होते हैं। उसके बाद इन्होंने भी एक गलती दी कि इन्होंने भी इलेक्ट्रॉन को खोजने के बाद चुप होकर बैठ गए, शांत होकर बैठ गए, बोले हम भी वैज्ञानिक हो गए। तो इनके एक दोस्त ने आया और देखा कि आपने इलेक्ट्रॉन खोज की है, तो वो भी आए। तो जे थॉमसन के एक दोस्त आए गोल्डस्टीन नाम से आया। तो हम थोड़ा सा इसको अच्छे से बना लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं। तो उन्होंने भी कहा कि आप वैज्ञानिक बन गए, अब हम भी देख लेते हैं आपने किसकी खोज की है। तो ये था इलेक्ट्रॉन। तो वो देखे कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन खोज की है जे थॉमसन साहब ने। तो वो गोल्डस्टीन बोले हम भी देखते हैं, शायद हम भी वैज्ञानिक बन जाए, इसमें कुछ खोजते हैं, शायद कोई कण हमको भी मिल जाए परमाणु के अंदर। तो उन्होंने भी थोड़ा सा अंदर जाके खोजा, तो ये नाभिक जो होता है, ये होता है नाभिक, परमाणु का नाभिक होता है। तो इसके अंदर उन्होंने देखा कि उनको भी एक कण मिल गया। वो भी ले जाके किसको दिखाया, वो ले जाके दिखाया रदरफोर्ड को। उनके एक दोस्त थे रदरफोर्ड साहब। तो रदरफोर्ड ने उसको देखा और उन्होंने उसका नाम रख दिया, क्या रख दिया, प्रोटॉन। प्रोटॉन को लिखते हैं पी से, इलेक्ट्रॉन को लिखते हैं ई से, ठीक, और प्रोटॉन को लिखते हैं पी से। तो जो है रदरफोर्ड, तो रदरफोर्ड ने उसका नाम क्या कर दिया, प्रोटॉन, पी कर दिया, अर्थात प्रोटॉन, क्या कर दिया, प्रोटॉन कर दिया। और खोज किसने की थी, खोजा था उसको, निकाला था, खोज के निकाला था इसके अंदर से गोल्डस्टीन ने। तो खोज प्रोटॉन की किसने की, गोल्डस्टीन ने की। और उसका नाम किसने प्रोटॉन दिया, उसका नाम दिया था रदरफोर्ड ने। इस कण का नाम प्रोटॉन दिया, जिसकी खोज इन्होंने गोल्डस्टीन ने कब की थी, 1886 में। कब की थी, 1886 में। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गोल्डस्टीन भी बोले कि हम वैज्ञानिक हो गए, वो भी जाके खुश होके बैठ गए कि हम भी वैज्ञानिक बन गए, हम भी एक कण की खोज कर दी है। उसके बाद उनके भी एक दोस्त थे जिनका नाम था चैडविक साहब, जेम्स चैडविक, जिनका गोल्डस्टीन के दोस्त कौन थे, जेम्स चैडविक। तो खुश होकर उनसे बताने गए कि हम भी वैज्ञानिक बन गए, हमने एक कण की खोज की है। तो चैडविक साहब ने कहा चलिए दिखाइए किसकी खोज की है। तो उन्होंने कहा कि हमने प्रोटॉन की खोज की है, और लेकिन इसका नाम किसने दिया है, इसका नाम दिया है रदरफोर्ड साहब ने। तो उन्होंने भी देखा कि इन्होंने परमाणु के अंदर जाके अंदर उसको खोद के देखा, तो उनको प्रोटॉन मिला। तो वो भी जाके वहीं खोद के देखने लगे। कौन देखने लगे, जेम्स चैडविक साहब देखने लगे। तो उनको भी एक कण वहाँ से मिला जिसका नाम है न्यूट्रॉन, एन से उसको प्रदर्शित किया जाता है। तो उनको भी एक कण मिल गया, वो भी खुश हो गए, बोले हम भी वैज्ञानिक बन गए, हमने न्यूट्रॉन की खोज कर दी। और उन्होंने इस कण का नाम क्या रख दिया, इस कण का नाम रख दिया न्यूट्रॉन। क्या नाम रख दिया, न्यूट्रॉन रख दिया, ठीक। आप लोग याद रखिएगा, न्यूट्रॉन लिखा हुआ है, अच्छे से लिख लीजिए अपने नोट्स में। तो न्यूट्रॉन की खोज उन्होंने कब की, न्यूट्रॉन की खोज उन्होंने की थी, देखिए 1932 ईस्वी में, 1932 ईस्वी में। तो इस तरह से परमाणु के अंदर 3 कण पाए गए, कण पाए गए जो उससे भी छोटे थे। इलेक्ट्रॉन, जिसकी खोज किसने की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने 1869 में की थी। कब की थी, 1869 में की थी। उसके बाद उनके दोस्त आए गोल्डस्टीन,
उन्होंने 1886 में प्रोटॉन नामक एक कण को निकाला परमाणु से, लेकिन उसका नाम किसने दिया? रदरफोर्ड ने दिया। और उसके बाद एक वैज्ञानिक आए चैडविक, जिन्होंने परमाणु के नाभिक से एक कण की खोज की, उसको उन्होंने क्या नाम दिया? न्यूट्रॉन नाम दिया, जेम्स चैडविक ने 1932 में। तो जो प्रोटॉन होता है, समझिएगा, जो प्रोटॉन होता है उसमें धनावेश होता है। जो प्रोटॉन होता है उसमें क्या होता है? उसमें आवेश क्या होता है? धन होता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है उसमें ऋण आवेश होता है। और जो न्यूट्रॉन होता है उसमें कोई भी आवेश नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, आप ये चीज़ें याद रखिए। प्रोटॉन धनावेशित, न्यूट्रॉन ऋणावेशित, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित और न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता है। तो हमने जो भी सारी ये कहानी आपको बताई है, ये आपको याद करने के लिए बताई है। इसमें से दोस्त कुछ नहीं, ठीक है ना, आप लोग कहानी के माध्यम से अच्छे से याद कर सकते हैं। तो समझिएगा, ये हुआ आपका परमाणु। तो परमाणु के नाभिक में कौन कौन सी चीज़ें उपस्थित होती हैं? परमाणु के नाभिक में अच्छे से हम आपको थोड़ा समझाते हैं बना के। परमाणु के नाभिक में वैज्ञानिकों ने खोजा है कि प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इनकी परमाणु की बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो आप समझिएगा आप थोड़ा सा, ठीक। अब फिर से हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं याद करने की। तो जो इसमें सबसे हल्का तत्व होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन। समझिए, इलेक्ट्रॉन क्यों सबसे हल्का तत्व होता है? इलेक्ट्रॉन इसलिए सबसे हल्का तत्व होता है क्योंकि वो घूमता रहता है, भागता रहता है, सारा दिन वो चक्कर लगाता रहता है, तो उसको बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाती है, तो वो क्या हो जाता है? दुबला पतला हो जाता है और सबसे ज़्यादा हल्का हो जाता है। तो याद करने की ट्रिक अच्छी है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो परमाणु के कक्षा में चक्कर लगाता रहता है, घूमता रहता है चारों ओर ऐसे ऐसे, ठीक, सारा दिन। तो वो क्या हो जाता है? उसका वजन कम हो जाता है और वो हल्का हो जाता है। तो तीनों तत्वों में से, तीनों कणों में से जो है वो, उसमें से जो इलेक्ट्रॉन है उसका वजन, उसका भार सबसे हल्का होता है, ये याद रखिएगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति सारा दिन भाग दौड़ करता है तो उसका क्या होता है? वो पतला दुबला हो जाता है और हल्का हो जाता है। तो इसी के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। और जो प्रोटॉन होता है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ये तो नाभिक में बैठे हुए हैं, इनको तो कोई ज़्यादा मेहनत लग नहीं रही है, तो ये नाभिक में बैठे रहते हैं, आराम से खाते पीते रहते हैं बैठ के। तो इसमें सबसे ज़्यादा वजनी जो होता है वो न्यूट्रॉन होता है, सबसे ज़्यादा वजनी तीनों में न्यूट्रॉन होता है, और उसके बाद प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फिर उससे थोड़ा सा हल्का प्रोटॉन होता है, और सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि बेचारा सारा दिन भाग दौड़ करता रहता है। और देखिए, जो नाभिक में ये तत्व उपस्थित होते हैं, थोड़ा सा समझिएगा, नाभिक में जो ये तत्व उपस्थित रहते हैं, कौन कौन से रहते हैं? एक रहता है प्रोटॉन, एक रहता है न्यूट्रॉन। तो इन दोनों को मिला के, इन दोनों को अगर जो आप मिला दें, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इन दोनों को आप क्या बोलेंगे? इन दोनों को बोला जाता है न्यूक्लियन। क्या बोला जाता है? न्यूक्लियन बोला जाता है, ठीक। इन दोनों को मिला के क्या बोला जाता है? न्यूक्लियन, क्योंकि ये न्यूक्लियस में उपस्थित रहते हैं, नाभिक में उपस्थित रहते हैं, उसको इंग्लिश में न्यूक्लियस बोला जाता है। अब आइए समझ लेते हैं कि जो ये परमाणु होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, ठीक। तो इसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। अर्थात कहने का हमारा जो तात्पर्य है कि परमाणु में जितने प्रोटॉन उपस्थित होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। जैसे अगर जो किसी परमाणु में 20 प्रोटॉन हुए तो उसमें 20 इलेक्ट्रॉन भी होंगे, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन तो बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं सभी में, और जो प्रोटॉन होते हैं वो नाभिक में रहते हैं, हम आपको भी समझा चुके हैं। तो समझिएगा थोड़ा सा कि जो परमाणु भार होता है, इलेक्ट्रॉन बेचारे बहुत हल्के होते हैं, तो परमाणु का जो बाहरी भाग होता है उसका भार एकदम कुछ नहीं होता, नगण्य होता है, ठीक। जितना भार होता है परमाणु का वो सारा किस में होता है? वो सारा नाभिक के अंदर होता है, अर्थात यहाँ पास होता है सारा भार। तो परमाणु भार को आप किस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं? परमाणु भार को परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग परमाणु भार कहलाता है। अर्थात नाभिक का भार परमाणु भार कहलाता है। क्यों? क्योंकि नाभिक का भार ही परमाणु भार है, क्योंकि इसके बाहरी कक्षा है उसमें तो कोई भी भार नहीं है, इलेक्ट्रॉन एकदम शून्य के बराबर है, नगण्य है। और इसमें जो भी भार है वो टोटल नाभिक में है। तो नाभिक में कौन कौन से कण उपस्थित हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित है ना, इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन तो चक्कर लगा रहा है।
कौन कौन से उपस्थित हैं, एक हो गया प्रोटॉन हो गया और एक हो गया न्यूट्रॉन हो गया। अब जब इन दोनों के योग को जोड़ दिया जाता है, इन दोनों के भार को जोड़ दिया जाता है तो आपका क्या आ जाता है, आपका आ जाता है परमाणु भार। टोटल परमाणु का भार जितना होता है तो वो आ जाता है। और जो परमाणु क्रमांक होता है वो चीज़ होती है परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु क्रमांक अर्थात समझ लीजिए जैसे रोल नंबर। परमाणु क्रमांक जैसे बच्चों का रोल नंबर होता है उसे परमाणु क्रमांक होता है। जो परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस परमाणु का परमाणु क्रमांक कहलाती है। फिर से सुनिए, परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को उस परमाणु का परमाणु क्रमांक कहते हैं। जैसे किसी परमाणु के नाभिक में क्या हो गया, सुनिए, किसी परमाणु के नाभिक में 25 क्या है, प्रोटॉन है। कितने हैं, 25 प्रोटॉन है। तो उसका परमाणु क्रमांक कितना होगा, उसका परमाणु क्रमांक होगा 25। क्यों होगा, क्योंकि उसमें 25 परमाणु उपस्थित 25 प्रोटॉन उपस्थित हैं। जितने प्रोटॉन होते हैं उतना उसका परमाणु क्रमांक होता है। अगर जो 25 परमाणु है तो 25 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन इतने आवारा तत्व होते हैं कि वो कहीं भी भाग जा सकते हैं। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि आपने प्रोटॉनों की संख्या को ही क्यों परमाणु क्रमांक का नाम दिया है, क्यों परमाणु संख्या परमाणु क्रमांक का नाम दिया है। तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बहुत आवारा तत्व होते हैं, वो घूमते फिरते रहते हैं, तो वो कहीं भी छोड़ के भाग जाएंगे तो उनका जो परमाणु क्रमांक है कम हो जाएगा। इसीलिए हमने प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या बोला है, परमाणु क्रमांक बोला है, क्योंकि प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में होते हैं और ये स्थायी कण होते हैं, ये कहीं भी आते जाते नहीं है, ये उसी के अंदर उपस्थित रहते हैं। इसीलिए उनको प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक बोला जाता है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके जितने भी इस पार्ट में दिया हुआ है जो भी चीज़ें हैं, समस्थानिक है, संभारिक है, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार किस तरह से लिखा जाता है, समीकरण किस तरह से बनाया जाता है, बहुत ही आसान भाषा में बताया जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिए, एक बार 2 बार, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, आपके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत की जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।